हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित, यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन। देखो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के बारे में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा सेकेंड हाफ है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कि हम रिफ्लेक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो रिफ्लेक्शन को समझते हैं। पहले रिफ्लेक्शन क्या था कि रिफ्लेक्शन में क्या था कि एक लाइट रे आती है किसी सोर्स ऑफ लाइट से, लाइट रे आई और वो एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक होके, मतलब रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। मतलब जिस मीडियम में लाइट आई थी उसी मीडियम में लाइट वापस चली गई। यही तो था। जैसे कि एयर है, अब मेरे पास एक बोर्ड है, उस बोर्ड पे कोई स्ट्राइक करती है कोई लाइट रे, ठीक है। तो एयर के थ्रू वो लाइट रे इस बोर्ड पर स्ट्राइक करी, बाउंस बैक हो गई, फिर वापस एयर में ही आ गई। मतलब जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस, ठीक है। ये कहानी थी, मतलब सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही थी दोनों तरफ से। इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में थी, तो वो था हमारे पास रिफ्लेक्शन। लेकिन इधर हमारे पास रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट एक मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। मतलब सरफेस पे स्ट्राइक भी करेगी, सरफेस को पार करती हुई दूसरे मीडियम में चली जाएगी। मतलब मान लेते हैं यहाँ एयर में आई लाइट, एयर से फिर वो ग्लास में या फिर वाटर में या किसी फिर दोबारा से एयर में। तो इस तरीके से लाइट ट्रैवल करेगी अलग अलग मीडियम्स में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यही हमारा पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन, और इसी के अंदर हम लोगों को सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास रिफ्लेक्शन में हमारे पास मिरर्स थे, इस बार हमारे पास मिरर नहीं होगा क्योंकि वो एक मीडियम के लिए था। इधर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मीडियम्स के अंदर लाइट ट्रैवल करेगी। तो इधर हम लोग बात करेंगे लेंसेज की। तो हमारे पास इधर होंगे लेंस, ना कि मिरर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हम रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा लिख देते हैं कि एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तो बैंड हो जाती है। अब वो किस तरह बैंड होती है वो डिपेंड करेगा उस मीडियम के ऊपर, वो भी हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर्स में। लेकिन सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जब लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है और जब दूसरे मीडियम में, मतलब इस मीडियम को छोड़कर दूसरे मीडियम में जाने वाली है, ठीक है। तो दूसरे मीडियम में जाते वक्त ये लाइट रे की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से नहीं होगी, या तो वो इस तरफ बैंड कर जाएगा या वो इस तरफ बैंड कर जाएगा। तो लाइट रे बैंड कर जाती है, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिफ्रैक्शन के अंदर। तो हम इधर लिख सकते हैं बैंडिंग ऑफ लाइट, बैंडिंग ऑफ लाइट when bending of light when it enters obliquely। देखो ऑब्लिकली अभी आपको डेफिनेशन में हो सकता है ना समझ में आए कि ऑब्लिकली का मतलब क्या है, कैसे ऑब्लिकली बात कर रहे हैं हम लोग। जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे फर्दर लेक्चर में, आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इसको एग्जैक्टली पूरी डेफिनेशन भी क्लियर होगी और एक एक वर्ड भी क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑब्लिकली फ्रॉम, जो लाइट रे हमारी वो ऑब्लिकली आ रही है। अब अभी आप इतना जान लीजिए कि लाइट रे जब ऑब्लिकली आती है तो बेंड कर जाती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है, अनदर मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सेकंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। अगर इसको एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे इसको समझते चले जाएं तो बहुत इजी भी है। तो ये रिफ्रैक्शन की एग्जैक्टली हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इसके बारे में लिख देते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसके बाद से हमारे पास मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ये मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वो किधर मैक्सिमम होती है। देखो स्पीड ऑफ लाइट ही दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब जो लाइट की स्पीड है वही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड लाइट की ही होती है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो, सिर्फ लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब वो कितनी ज़्यादा होती है, किस मीडियम में ज़्यादा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम किस मीडियम में होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं।
तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है और वो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम लोग बोलें तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड होती है। मतलब लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है लाइट। सिर्फ 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी। तो सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा होती है वैक्यूम में। और ये मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा स्पीड कहीं नहीं मिलेगी और किसी की भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हमारी स्पीड होती है लाइट की इन वैक्यूम। वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास मीडियम है क्योंकि हमारा मीडियम कौन सा है? वैक्यूम, ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं वो है इसके अंदर पहला हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉज क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, ये रिफ्रैक्शन हो ही क्यों रहा है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बैंड हो जाती है, ठीक है। तो मीडियम चेंज होने की वजह से, मतलब जब मीडियम चेंज हो जाता है, एक मीडियम है दूसरे मीडियम में जा रही है या फिर तीसरे मीडियम में या चौथे मीडियम में या फिर पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में और फिर दूसरे से फिर दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम बार बार चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट बैंड कर जाती है। लाइट बैंड क्यों करती है? क्योंकि स्पीड उसकी चेंज हो जाती है। तो कॉज इसका यही है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड जो है ना लाइट की उसमें चेंज आ जाता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी कोई भी पूछे, चाहे आपके यूटीज़ हों या कोई भी ओरली आपसे कोई ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देन यू हैव टू जस्ट से चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज़ द कॉज, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो यही इसका रीज़न होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पूरा रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं लेकिन हम लोगों को कॉज ही नहीं पता होता। हम लोग अलग अलग डेफिनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि कॉज क्या होता है रिफ्रैक्शन का, तो हम सीधे डेफिनेशन देने लगते हैं कि जब एक लाइट से दूसरे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। हम कॉज नहीं बता पाते। तो कॉज इसका यही होता है क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है बार बार। तो इस वजह से ये इसका कॉज होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल अगर हम लोगों को पता हो तो हमारे पास थोड़ा इजी भी हो जाएगा रिफ्रैक्शन को पढ़ना और थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ ये थोड़ी जानी पहचानी चीज़ है, ये हम डेली लाइफ में देखते हुए आ रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आपके लिए फेमस आप लोगों ने, हो सकता है जब आप छोटे हों तो आप लोगों ने बचपन में किया भी हो ये एक्सपेरिमेंट। तो देखो जब हम पेंसिल को किसी ग्लास में डाल देते हैं तो वो जो पेंसिल होती है उसका जो एक जो डूबा हुआ हिस्सा होता है, जो इमर्ज होता है, ठीक है ना, जो पानी में डिप्ड होता है, वो हिस्सा थोड़ा ऐसा लगता है ऊपर को उठा हुआ है। तो इस तरीके से वो पेंसिल कैसी लगती है? पार्शली, पहले तो हम लोगों ने पेंसिल को पार्शली इमर्ज कर रखा है, मतलब पार्शली आंशिक रूप से डुबा रखा है। अब आंशिक रूप से डुबाने से क्या होता है, वो जल में जो पानी में पेंसिल है, वो पेंसिल का हिस्सा ऐसा लगता है जैसे कि वो ऊपर उठ गया है। एग्जैक्टली वो होने स्ट्रेट चाहिए था, स्ट्रेट ना होने की वजह से वो ऐसा लगता है कि ऊपर उठ गया है। तो ये एक फिनोमिना जो है वो पूरा का पूरा ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन का, ठीक है। देखो मैं आपको वन बाय वन करके इसके सारे डायग्राम्स भी डिस्प्ले करूँगा, लेकिन हम लोग पहले इन सब के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक लिख लेते हैं, अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज इन वाटर, a pencil partially immersed in water, appear to be bent at the interface
ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमारे पास हो गया। सेकंड एक और एग्जांपल हम लोग इसका लेके देख लेते हैं, वो है हमारे पास लेमन्स का। देखो आप लोगों ने देखा होगा जो लेमन जूस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वो लेमन को क्या करते हैं, पानी के ग्लास के अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो लेमन है हमारे पास वो थोड़ा अपने साइज से ज़्यादा बड़ा दिखता है, बिगर दिखता है। तो यही एक हमारे पास जो फिनोमेना पूरा, वो भी हमारे पास रिफ्रैक्शन का, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो लेमन्स प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर, इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर, तो बड़े दिखने लगते हैं, ऐसा लगता है कि लेमन अपने एक्चुअल साइज से ज़्यादा बड़े हैं। ये भी एक रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हमारे पास है, ये भी आप लोगों ने करके देखा होगा अपने स्केल की मदद से। जैसे ये स्केल होता है हमारे पास, इस स्केल को जब ये स्केल एकदम नया नया हम लोग खरीद के लाते हैं तो एकदम इसमें शाइन मारते हैं, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है। अभी तो देखो इसके अंदर कुछ ज़्यादा ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, हल्का फुल्का इसके अंदर धूल वगैरह ऐसा लगने लगा है। ठीक है, तो जब हम स्केल को इसके ऊपर रखते हैं तो ऐसा लगता है ये जो लेटर्स हैं जो हम लोगों ने पेपर पे लिखे हुए लेटर्स ऊपर उठ के आ गए हैं, मतलब रेज हो गए हैं ऊपर की ओर। जब नया नया स्केल हम लोग देखेंगे, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल स्केल होता है अच्छा, तो उसमें ऐसा लगता है लेटर्स ऊपर की ओर उठने लगे हैं। तो एक तरह से ग्लास स्लैब का काम करता है, मतलब कांच का एक स्लैब जैसा काम करता है। अब ये ग्लास स्लैब कैसा होता है ये भी मैं अभी आपको डिस्प्ले कर दूंगा कुछ देर में। तो ये इस तरीके से उठने लगते हैं, तो ये भी एक इसका ही एग्जांपल है किसका, रिफ्रैक्शन का। तो लिख सकते हैं लेटर्स ऑफ अ बुक, लेटर्स ऑफ बुक अपीयर टू बी रेज्ड, अपीयर टू बी रेज्ड when seen, appears to be raised when seen through a glass slab, ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हमारे पास हो गए जो कि रिफ्रैक्शन के हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिफ्रैक्शन के एग्जांपल हो गए। देखो और भी एग्जांपल हो सकते हैं रिफ्रैक्शन के, जिनमें से एक एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आपने टीवी या फिल्म वगैरह में देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में जो स्विमिंग पूल होता है, या आपने हो सकता है रियल में भी स्विमिंग पूल देखा हो। तो जो स्विमिंग पूल होता है उसका जो बॉटम होता है, मतलब जो उसका फ्लोर टाइप बोल सकते हैं, जो उसका बेस होता है स्विमिंग पूल का, पानी के अंदर ऐसा लगता है वो कुछ ज़्यादा ऊपर उठ के आ गया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ऊंचा हो गया है। तो ये भी इसका एग्जांपल है। वो क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सिंपल आंसर यही है 1 मार्क में, क्योंकि देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें ये भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि अभी मैंने बोला कि लेमन जो है वो ग्लास टम्बलर में जब रख दिया जाता है पानी के अंदर, तो वो बिगर क्यों दिखते हैं अपने साइज से ज़्यादा। तो इसका 1 मार्क में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सिंपली लिखना है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज़ द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, इफ़ इट हैज़ आस्क्ड फॉर 1 मार्क। अगर वो ज़्यादा ना मार्क के लिए, जैसे 3-4 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो आपको रीज़न लिखना होगा, डायग्राम बनाना होगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। अदरवाइज़ 1 मार्क के लिए आपको सिंपली ये लिखना है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास हो गया स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, फेमस एग्जाम्पल है, नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोगों को देखने को भी मिल जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था बिल्कुल रिफ्रैक्शन का, कि क्या रिफ्रैक्शन होता है। अगले लेक्चर से हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन का एग्जैक्टली फिनोमेना, किस तरीके से रिफ्रैक्शन काम करता है और क्या क्या सारी ये डेफिनेशन भी हम लोग अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बेसिक वीडियो इंट्रोडक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।